पहली यात्रा में नीतीश कुमार को एनडीए का कितना साथ मिला। वहीं मधुबनी में ऑन स्पॉट सीएम वीडियो को सस्पेंड किए थे। 3 बार उनका नाम पुकारा गया, लेकिन वो जब नहीं मिले तो ऑन स्पॉट मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई इस वीडियो पे आप कार्रवाई करिए। और कड़ाके की ठंड में वैशाली पहुंचे तो वहां क्या कुछ हुआ, थोड़ा उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। आज के समय में बिहार के पर्यटन के मानचित्र पे जो भी विकास हो रहा है वो उसकी बुनियाद प्रवास यात्रा के दौरान ही दिखी। 2005 में बिहार राजनीति और नीतीश कुमार दोनों की नई कहानी लिख रहा था। 2005 बिहार विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला। अब दिल्ली की राजनीति कर रहे नीतीश कुमार ने बिहार की ओर रुख किया। बिहार में राजद की सरकार के कुप्रशासन और राज की बदहाली को मुद्दा बनाया और नीतीश कुमार निकल पड़े अपनी पहली यात्रा में, जिसका नाम था न्याय यात्रा। नीतीश कुमार एक नई उम्मीद लेकर बिहार आए और धीरे धीरे बिहार की उम्मीदों के नेता भी बन गए। तो आइए नीतीश कुमार की पहली यात्रा पर बात करते हैं। नीतीश की पहली यात्रा को कवर करने वाले मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश जी, आपसे कुछ सवाल लूंगी कि नीतीश कुमार की पहली यात्रा यानी न्याय यात्रा की पृष्ठभूमि बताइए हमारे दर्शकों को। नीतीश कुमार अब तक बिहार में 15 यात्राएं कर चुके हैं। ऐसे तो कई नेताओं ने अपनी राजनीतिक यात्राओं में जनता के बीच वो जाने का फैसला लिया, लेकिन नीतीश कुमार देश के और बिहार के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने करीब 20 साल के शासन कालों में 15 बार पूरे राज्य का एक प्लान करके विधिवत योजना बनाकर उन्होंने यात्राएं की। इसकी शुरुआत होती है जब वो मुख्यमंत्री बिहार के नहीं थे 2005 में। 2005 में उनकी पहली यात्रा हुई थी न्याय यात्रा। न्याय यात्रा की जो पृष्ठभूमि है महिमा, मैं आपको बताऊं कि 2005 का जो साल था बिहार के राजनीतिक इतिहास का एक ऐतिहासिक वो गवाह रहा है। उसमें 2 विधानसभा चुनाव हुए, एक फरवरी में हुआ और दूसरा अक्टूबर नवंबर में हुआ। तो फरवरी में जो चुनाव हुए उसमें राष्ट्रीय जनता दल एक सबसे बड़ी पार्टी थी, बनकर उभरी थी। मात्र 75 विधायक उसके जीत कर आए थे और उसके साथ कांग्रेस का समझौता था। कांग्रेस के 10 विधायकों को जीत हासिल हुई थी। कुल मिलाकर 85 सीटें जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में थी। राष्ट्रीय जनता दल इसके पहले वो शासन में था, लेकिन बिहार की जो विधानसभा की सीटें हैं वो कुल है 243। तो 243 में सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा था या अभी भी है वो 122 का है और उस 122 से राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन था वो काफी दूर था। इधर दूसरी ओर एनडीए में जदयू था और भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी को करीब 33 सीटें मिली थी और जनता दल यूनाइटेड को 55 सीटें मिली थी। कुल मिला के वो भी 92-93 का आंकड़ा पार कर रहा था। अब वो डोलड्रम की स्थिति थी। इस बीच में एक तीसरी ताकत बनकर उभरी थी लोजपा, जो लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी थी। वो उसके 29 विधायक जीत कर आए थे। वो 29 विधायक अगर एनडीए के साथ आते तो एनडीए की सरकार करीब बनने की स्थिति में थी। लेकिन जब केंद्र में ताकतवर रूप से बैठे लालू प्रसाद, जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और तत्कालीन केंद्र सरकार में वो रेल मंत्री की हैसियत रखते थे, जब उन्होंने देखा कि बिहार में किसी दल की सरकार नहीं बन रही है या उनके दल की भी सरकार नहीं बन रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके दबाव में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा को भंग कर दिया। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और सभी पार्टियां, अब चूंकि विधानसभा भंग हो गया तो सरकार बनने की कोई नौबत नहीं दिख रही थी। इसी बीच नीतीश कुमार ने, जो केंद्र में वो सांसद थे, उन्होंने बिहार लौटने का फैसला किया और न्याय यात्रा की एक पृष्ठभूमि बनाई गई। न्याय यात्रा मीन्स जनता के बीच में जाने का और न्याय मांगने का कि किस तरह से आधी रात में बिहार की जो संभावित सरकार हो सकती थी उसको नहीं बनने दिया गया और विधानसभा भंग कर दिया गया। इसी पृष्ठभूमि में न्याय यात्रा की शुरुआत हुई। 11 जुलाई 2005 को चंपारण, जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, वहां से नीतीश कुमार जी ने अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत बगहा के एक बड़े से मैदान में हुआ
उसमें कमोबेश सभी दलों के जो एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के नेता वगैरह थे सभी उसमें उपस्थित थे। दूसरा सवाल होगा मिथिलेश जी कि तब कैसी भीड़ होती थी और नीतीश कुमार ने किन मुद्दों पर बिहार को गोलबंद करना शुरू किया? उस समय का जो सिनेरियो था, परिदृश्य था, लोगों में एक नीतीश कुमार ने जब यात्राएं शुरू की तो एक उम्मीद की किरण एक जगने लगी थी कि जो जिस तरह की बातें नीतीश कुमार कह रहे हैं, अपनी सभाओं में अपनी बात को वो रख रहे हैं, तो लोगों में लगा था, जनता में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि एक आदमी ऐसा है जो बिहार की जो मौजूदा छवि है उसको बदलने की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, रोजी रोजगार की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है। तो उससे लोगों में एक उत्साह बढ़ा, एक उम्मीद की किरण जगी। तो वो जहाँ जहाँ भी गए, मैं कमोबेश उनकी पूरी यात्रा में साथ था, सभी जिलों में साथ था, तो वो जहाँ जहाँ गए लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही। चूंकि जुलाई जो है बरसात का महीना था और उस समय में सड़कें बहुत ही खराब स्थिति में हुआ करती थी। इसके बावजूद वो जो गाड़ियाँ, मुझे याद है आज भी, महेश खूट से जो गाड़ियाँ उनकी बढ़ी खगड़िया की ओर, तो पूरी ओर उनकी गाड़ी के आगे वाले जो बोनेट होते हैं शीशा वो भी ढक जाता था, कीचड़ों से सन जाता था। तो ऐसी स्थिति में उनकी यात्राएं थी, लेकिन सड़क के दोनों ओर या फिर जहाँ पे सभाएं होती थी वहाँ भी भारी भीड़ होती थी, लोग उनको सुनने आते थे। तो ये एक ऐसा माहौल उनके पक्ष में बनता दिखता जा रहा था। इसके साथ ही जैसा कि मैंने पढ़ा है कि वो मोतिहारी की एक सभा में कहते हैं कि आइए हम सब एक हो जाएं, बिहार बने और एक ऐसा बिहार बनाए जिस पर हम सबको गर्व हो सके। नीतीश कुमार का यह भावनात्मक संदेश कितना काम आया मिथिलेश जी? उनका कहने का तात्पर्य ये था कि बिहार जो है उस समय में जातियों में, खेमों में, गुटबंदियों में बटा हुआ था। लोग बिहार के बाहर जो बिहार राज्य की छवि थी वो खूब अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हम एक नया बिहार बनाएंगे जिसमें कोई जाति नहीं होगी, कोई धर्म नहीं होगा, सब कोई मिलकर एक साथ विकास की पटरी पे चलेंगे, सबके लिए योजनाएं होंगी, विकास के पैमाने, विकास के दायरे को बढ़ाया जाएगा, रोजी रोजगार होगा, कल कारखाने लगेंगे, किसानों को उनके उत्पाद का शुल्क मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि एक बिहारी कहलाना अब शब्द नहीं, एक गौरव का बोध होगा। हम ऐसा बिहार बनाएंगे इंडिया के हर एक थाली में, देश के हर एक थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, ऐसा बिहार, ऐसा उत्पादन हम करेंगे, किसानों को ऐसी सुविधा देंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही और एक नया नारा उन्होंने नए बिहार बनाने का उन्होंने एक नारा दिया। ये नारा जब चंपारण से आगे बात बढ़ी महिमा, तो मैं आपको बताऊं कि तब तक पूरे बिहार में उनकी न्याय यात्रा की बात चर्चा शुरू हो गई थी, अखबारों में खबरें छपने लगी, लोग जानने लगे। बाहर के जो देश के राष्ट्रीय स्तर के जो रिपोर्टर थे, मीडिया घराना थी, उनके प्रतिनिधि टीम उनको कवर करने आ रही थी। तो एक माहौल, एक समा बनने लगा न्याय यात्रा की और भीड़ भी अच्छा उभर रही थी, भीड़ भी। तो हम उसमें देखते हैं कि लोगों ने इसको बड़ा ही भावनात्मक रूप में लिया कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि लोगों को लगा कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा लीडर जो हमारी बात कह रहा है, हमारी समस्याओं को सुनने की बात कर रहा है। तो इसका एक बड़ा ही भावनात्मक संदेश गया लोगों के बीच में और वो जहाँ जहाँ गए भारी भीड़ उनकी आगवानी में जुटी रही और उन्होंने बिना लाग लपेट के अपनी बातों को रखा कि हम कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। मुझे याद है कि उन्होंने जो भी बातें कही न्याय यात्रा के दौरान, वो सारी बातें धीरे धीरे जब भी उनकी सरकार जब बनी और कैबिनेट की बैठकें होने लगी, वो दिन रात काम करते रहे, तो उसमें उन योजनाओं का फलाफल दिखने लगा। चाहे डिग्री हर एक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो, स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बात हो, शिक्षकों की को रोज बहाली की बात हो, रोजी रोजगार की बात हो, किसानों को एमएसपी का लाभ देने की बात हो, उनके उत्पादन को बाजार दिलाने की बात हो, कमोबेश सभी चीजों में उन्होंने अपने वायदे को जमीन पे उतारने का एक कोशिश की और वो दिखा भी। और पहली यात्रा में नीतीश कुमार को एनडीए का कितना साथ मिला, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। तो ये आपको बताऊं कि एनडीए की पूरी ताकत, पूरी टीम न्याय यात्रा में, मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार की जो पहली यात्रा थी उस न्याय यात्रा में पूरी तरह उनके साथ रही। बड़े नेता जो थे एनडीए के,
सुशील कुमार मोदी, राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, नंद किशोर यादव और उस इलाके के जिन इलाकों में वो गए उन इलाकों के जो नेतागण थे, जैसे वैद्यनाथ प्रसाद महतो वाल्मीकि नगर वगैरह में थे उस एरिया में, तो उन लोगों की पूरी टीम इनके साथ रही। शरद यादव, मैंने देखा शरद यादव कई सभाओं में थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और उस समय में वो जदयू के साथ थे, कई सभाओं में देर शाम तक, धमदाहा की एक सभा में देर शाम तक वो मंच पे बैठे रहे और मुख्यमंत्री की सभा को संचालित भी किया। तो ये एक समा था और एनडीए की पूरी टीम, पूरी ताकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा थी, पहली यात्रा, उस यात्रा में शामिल हुई। मतलब जी आखिरी सवाल पहली यात्रा से होगा कि चंपारण की सभा के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि वहाँ क्या कुछ हुआ था। एक तो चंपारण का नाम महात्मा गांधी की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन 2005 के पहले का जो चंपारण था वो बड़ा ही दूसरे मायने में वो चर्चित हो रहा था। वो अपहरण की घटनाएं वहाँ आम हो गई थी, कई सारे दस्यु गिरोहों का वो बसेरा था उस इलाके में। जब मुख्यमंत्री गए चंपारण में तो फिर उन्होंने कहा कि अब जब हमारी सरकार बनेगी तो अपराधी या तो शहर बिहार छोड़कर भागेंगे या फिर अपराध खत्म हो जाएगा। तो उनका ये जो अपील थी उनकी, ये भी लोगों को पसंद आया और चंपारण में उन्होंने खुलेआम चुनौती भी दी अपराधियों की कि सरकार हमारी बनेगी तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और कानून का दायरा जो है वो सब पे भारी पड़ेगा। उन्होंने जब वो सरकार बनी तो अगले कुछ सालों में हमने देखा कि स्पीडी ट्रायल शुरू हुआ और वो त्वरित न्याय जो बोलते हैं, किसी भी केस में जो भी चर्चित केस आया तो लगा कि सरकार को नहीं, इसमें स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, तो स्पेशल कोर्ट बने और स्पीडी ट्रायल देकर सजा दिलाई गई। तो ये इसकी जो बुनियाद थी वो चंपारण की सभा में मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने रखी। अब बात कर रहे हैं दूसरी यात्रा यानी विकास यात्रा के बारे में। तो 2009 में नीतीश कुमार की विकास यात्रा शुरू हुई। 6 चरण में यात्रा कड़ाके की ठंड से शुरू हुई और तपती धूप के महीने में खत्म हुई। अब नीतीश बिहार का बागडोर संभाल चुके थे और उन्होंने बिहार में विकास की एक नई आस जगाना शुरू की और विकास यात्रा शुरू की। इस यात्रा में उनके साथ चलने वाले मिथिलेश जी से बात करते हैं। मिथिलेश जी, दूसरी यात्रा से सवाल होगा कि किताब में मैंने पढ़ा है कि खेतों में टेंट लगता था और गांव में रात्रि विश्राम, इस दौरान क्या दृश्य होता था, थोड़ा बताइए। महिमा, मैं आपको बताऊं कि जब दूसरी यात्रा इनकी शुरू हुई, विकास यात्रा, तो मुझे याद है कि चंपारण की बात जो मैंने पहले बताई थी, न्याय यात्रा में वो गए थे तो उन्होंने ऐलान किया था। तो एक पतिलार गाँव है जिस गाँव में लोग बताते थे कि एक बोरी नमक के लिए भी किसी का अपहरण हो जाता था। उस गांव में मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा, मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम किया और वहां देर रात 9 बजे रात तक उनकी सभाएं हुई। हम वहां मौजूद थे। ये लोग वहां बताते हैं कि बड़ा ही आश्चर्य, मतलब कौतूहल का विषय था कि जिस पतिलार गांव में, उसके आसपास के इलाके में शाम 6 बजे के बाद लोग घरों में बंद हो जाते थे, उस गांव में 9 बजे रात के बाद भी इतनी कौतूहल बनी हुई है। तो ये सारा ये फोकस था मुख्यमंत्री के काम का। नीतीश कुमार ने जो सुशासन की बात कही थी, सुशासन जो लागू हुआ था, सुशासन के जो कारण, सुशासन के जो टिप्स दिख रहे थे, उसका ये असर था कि कहीं किसी को डर भय नहीं था और रात के 9 बजे के बाद भी लोग वहां जमे थे और मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। और कोई ऐसा वाक्य जो आपके जहन में अब तक कैद हो, इस पर भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आगे जो यात्राएं हुई, उस यात्रा में मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम किया। उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि वो टेंट में रहेंगे, सर्किट हाउस में नहीं जाएंगे, गांव के बाहर एक टेंट लगेगा और उस टेंट में उनका विश्राम होता था, रात्रि विश्राम वो वहीं करते थे। हम लोग भी जो हम गए थे उनके साथ में, मैं खुद था, तो मैं भी उस टेंट में ही रहता था। और मुख्यमंत्री जब उसका एक कारण भी था कि मुख्यमंत्री अहले सुबह वो यात्रा के दौरान सुबह की सैर के लिए भी निकलते थे। तो सुबह की सैर के लिए निकले तो हम लोग भी साथ होते थे, जो मीडिया की टीम थी, मैं खुद भी था
कई जगहों पे मैं गया तो सुबह की सैर में भी कई सारी चीज़ें मुख्यमंत्री को दिख जाती थी कि कैसा विकास हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, कहाँ किस चीज़ की कमी है, कहाँ नल टूटा हुआ है। और कई सारे जैसे वो गांव में पहुंचते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि मुख्यमंत्री आज हमारे गांव में है, तो लोग अहले सुबह से ही खड़े होते थे कि आज मुख्यमंत्री अगर इधर से गुजरेंगे तो अपनी बात मैं रखूँगा। तो ये ऐसा कई बार वाकया हुआ कि मुख्यमंत्री सुबह की सैर में निकले और उन्होंने कई लोगों से बातचीत की, विकास के जो चीज़ें छूट गई थी या जो चीज़ें सरकार में रहते हुए उन्होंने पटना से आदेश दिया था, जो फैसले लिए थे वो सरजमीन पे उतरा या नहीं या कितना उतरा, उसकी वो अपने से निगरानी भी कर रहे थे और देख रहे थे। तो यात्रा सुबह की सैर भी हो जा रही थी और सुबह के सैर के बाद वो फिर जब तैयार होकर आते थे तो जनता का दरबार लगता था। जनता की दरबार में पूरे अधिकारी हाजिर होते थे और जनता की समस्याओं को, उनके सवालों को, उनके ज्ञापन को, मेमोरेंडम को, उनके आवेदन को लिया जाता था और ऑन स्पॉट मुख्यमंत्री उसका निपटारा भी करते थे जो होने लायक होता था वहाँ पे। और जो निर्णय के पॉलिसी मेकिंग वाले चीज़ें होती थी तो उसको नोट कराया जाता था अधिकारी, साथ में मुख्य सचिव, डेवलपमेंट कमिश्नर, डीजीपी होते थे और बड़े अधिकारी, आला अधिकारी होते थे। उनको कहा जाता था कि आप इसको नोट करिए और पटना में जब हम बैठेंगे या कैबिनेट की बैठक होगी या जब प्लान होगा तो इसको आप आगे रखिएगा। तो इस तरह की बातें वहाँ हुई। वहीं मधुबनी में ऑन स्पॉट सीएम बीडीओ को सस्पेंड किए थे, इस पर क्या मामला था, थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताएं। विकास यात्रा के दौरान पहुंचे तो धकजड़ी एक जगह है मधुबनी में, वहाँ जनता का दरबार लगा था। और एक बात मैं ये बताऊं कि सरकार जो भी फैसला ले रही थी उसका यश तो मिल रहा था सरकार को, मुख्यमंत्री को, लेकिन जो अधिकारी गड़बड़ी कर रहे थे उसका अपयश भी सरकार को उठाना पड़ रहा था। धकजड़ी जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो कई सारे लोगों ने बताया कि हमारा इंदिरा आवास जो है सैंक्शन हो चुका है, मंजूर हो चुका है, लेकिन दलाल पैसा मांग रहे हैं और मुझे मिल नहीं रहा है। इस तरह की कई शिकायतें जब मिली तो मुख्यमंत्री ने बीडीओ का नाम पुकारा, डीएम से कहा कि भाई कौन है यहाँ बीडीओ साहब। बीडीओ का नाम पुकारा गया, बीडीओ साहब गायब मिले। 3 बार उनका नाम पुकारा गया लेकिन वो जब नहीं मिले तो ऑन स्पॉट मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई इस वीडियो पे आप कार्रवाई करिए और तत्काल उनको सस्पेंड किया गया। तो इससे एक ऐसा मैसेज गया कि भाई आप काम नहीं करेंगे, काम में भ्रष्टाचार होगा तो सरकार इसको टॉलरेंस नहीं करेगी, सरकार इसको टॉलरेट नहीं करेगी, इसको स्वीकार नहीं करेगी और आपको खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। अब बात करें तीसरी यात्रा यानी कि धन्यवाद यात्रा के बारे में, तो 2009 नीतीश कुमार के उत्कर्ष और राष्ट्र फलक पर धाक स्थापित करने वाला साल था। 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ और राजद औंधे मुंह गिरा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में राजद को 4 सीट आई और एनडीए 32 सीट लेकर पूरी राजनीति को उलट दी। वही जेडीयू के 20 सांसद चुनकर गए और भाजपा को 12 सीटें आईं। नीतीश कुमार का राजनीतिक कद बढ़ा और वो जनता को धन्यवाद देने निकल पड़े। मिथिलेश जी से कुछ सवाल लूंगी तीसरी यात्रा पर, तो मिथिलेश जी धन्यवाद यात्रा के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। महिमा, धन्यवाद यात्रा जो हुआ 2000, जैसे हमने कहा कि विकास यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन विकास यात्रा के अगले चरण में जैसे जैसे विकास यात्रा रफ्तार पकड़ रही थी तो लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। लोकसभा चुनाव की चूंकि 2009 में घोषणा हो गई तो यात्रा मुख्यमंत्री को रोक देनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने धन्यवाद यात्रा का ऐलान किया और मुख्यमंत्री धन्यवाद यात्रा के नाम से गए। एक तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई 2009 के जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें एनडीए की सीटों की संख्या बढ़ी, कई सांसद वहां चुन के गए। दूसरा जो हुआ, राजद की संख्या जो 2004 के लोकसभा चुनाव में उनकी करीब 22 संख्या थी तो वो घट के करीब 4 पे सिमट गई, तो एनडीए को बड़ा फायदा हुआ। तो मुख्यमंत्री ने जनता को धन्यवाद देने का एक फैसला लिया और वो धन्यवाद यात्रा पे निकले। चूंकि नाम धन्यवाद यात्रा था तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया, लेकिन कई सारी योजनाओं का उन्होंने मॉनिटरिंग की, उसकी सरजमी पे जाके देखा कि कैसा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। चूंकि सभी जिलों में वो गए तो अधिकारी भी उनके साथ थे, जिलों के जो अधिकारी होते हैं वो भी उनके साथ थे, तो उन लोगों ने भी जो दिखाया, लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी को क्रॉस करते हुए वो बैठक भी करते थे, जनप्रतिनिधियों के से भी मिलते थे और आम लोगों से भी मिले।
सभा की, संगोष्ठी की, तो सभा में भी जो कई बातें खुल के आई, तो धन्यवाद यात्रा उसी क्रम में उसको रखा गया। और उसमें भी उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कई सभाओं में बिहार के विशेष राज्य को दर्जा देने का मामला उठाया कि भाई अब हमारी बात सुनिए, हमको विकास के लिए केंद्र के सहायता की जरूरत है, क्योंकि अकेले बिहार इतना पिछड़ा है कि हम अपने बलबूते तो काम कर रहे हैं, लेकिन बिना केंद्र के सहयोग से बिहार आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इसकी भी बात उन्होंने रखी धन्यवाद यात्रा में। अब बात करेंगे चौथी यात्रा यानी कि प्रवास यात्रा के बारे में। तो नीतीश कुमार लोगों में गर्व का भाव भरना चाहते थे। नीतीश कुमार बिहार की संस्कृति, परंपरा, समृद्धि, विरासत के सहारे गर्व का भाव पैदा करना चाहते थे। 25 दिसंबर 2009 को वो प्रवास यात्रा पर निकल पड़े। और अब चौथी यात्रा से मिथिलेश जी से कुछ सवाल लूंगी। तो मिथिलेश जी, ये बताइए कि इस यात्रा की शुरुआत के लिए नीतीश कुमार ने राजगीर को ही क्यों चुना? महिमा, प्रवास यात्रा की आपने बात की है, तो प्रवास यात्रा जो है वो 2010 के दिसंबर में करीब शुरू होती है और राजगीर से ये शुरू होती है। मुख्यमंत्री चूंकि राजगीर से उनका एक लगाव रहा है और राजगीर जो है कई धर्मों का वो स्थल रहा है, ऐतिहासिक जगह रहा है और प्राकृतिक रूप से भी वो बड़ा ही मनोरम जगह है राजगीर। तो मुख्यमंत्री वहाँ 7 दिन ठहरे। इस प्रवास यात्रा में उन्होंने जिस जगह पे गए वो 7 दिन वहाँ ठहरे और ठहर के उस पूरे इलाके के पर्यटन से जुड़ी हुई चीज़ों को देखा। जैसे अभी आप देखेंगे राजगीर अगर आप जाएं, कोई भी लोग जाए, तो वहाँ घोड़ा कटोरा, वहाँ एक बड़ा सा कन्वेंशन सेंटर बना है और रोपवे को डेवलप किया गया है। कई सारी चीज़ें हैं वहाँ, जरासंध का अखाड़ा है, कई पुराने किले हैं। तो उन सब के डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री ने वहाँ पे निर्णय लिया। 7 दिनों में एक एक चीज़ों को वो घूम कर देखा उन्होंने और अधिकारियों को तलब कर बुलाकर सबके प्लान बनाए गए और उसको सरजमी पे कैसे उतारा जाए इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कैबिनेट की बैठकें हुई और फिर उस पे निर्णय लिए गए। तो ये राजगीर से उनका प्रवास यात्रा शुरू हुआ। और कड़ाके की ठंड में वैशाली पहुंचे तो वहाँ क्या कुछ हुआ, थोड़ा उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। इसी क्रम में प्रवास यात्रा में वो वैशाली भी गए। वैशाली में उन्होंने बुद्ध सम्यक स्तूप की परिकल्पना रखी और जो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ भगवान बुद्ध की जो अस्थि है उसका एक अंश यहाँ भी वैशाली में भी है। वैशाली ऐसे भी भगवान महावीर का भी जन्मस्थली रहा है और विश्व के लोकतंत्र की जननी भी रहा है वैशाली। तो उन्होंने वैशाली के पूरे, हालांकि वो ठंड का समय था, लेकिन पूरे ठंड में वो वैशाली के कई जगहों पे गए और उन्होंने घूम घूम कर देखा कि जो ऐतिहासिक स्थल है वो किस स्थिति में है, कैसे है, उसको कैसे डेवलप किया जाए और कैसे उस पे हम आगे बढ़ाएं जिससे पर्यटक की संख्या भी बढ़े, पर्यटन के मानचित्र पे वैशाली आए, रोजी रोजगार का अवसर बढ़े और आर्थिक रूप से भी बिहार जिला वैशाली वो सक्षम हो सके। दूसरा सवाल होगा मिथिलेश जी कि इस यात्रा में जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब, दियारा और राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई गए, क्या माहौल था वहाँ पर? प्रवास यात्रा के क्रम में भी वो जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जो गांव है उनका सिताब दियारा भी गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे उनके गांव जीरादेई भी गए। उस दोनों गांवों के विकास के लिए भी उन्होंने कई सारे निर्देश दिए, अधिकारियों की बैठक की और उन्होंने देखा कि उस और क्या किया जाना चाहिए जिससे लोग उस इलाके का विकास हो सके, लोग जान सके, उस धरती को जान सके। चिरांद गए, वो चिरांद में प्राक ऐतिहासिक काल की बहुत सारी चीज़ें दबी पड़ी है। उन्होंने कहा, चिरांद में ही कहा कि इस एरिया का एक एक चप्पा चप्पा ऐतिहासिक चीज़ है, जहाँ से आप फावड़ा चलाएंगे वहीं एक नई इतिहास आपको दिखेगी। तो उस पूरे यात्रा में उन्होंने, प्रवास यात्रा में, आज के डेट में जो आज के समय में बिहार के पर्यटन के मानचित्र पे जो भी विकास हो रहा है, जो भी चीज़ नए आर्ट और कल्चर के बनाए जा रहे हैं, वो उसकी बुनियाद प्रवास यात्रा के दौरान ही दिखी। ये एक बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जी, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियां देने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की नीतीश कुमार की 4 यात्राओं के बारे में, जिसे मिथिलेश जी ने लगातार कवर किया। कई रोचक प्रसंग पर बात हुई। हम अगले एपिसोड में नीतीश कुमार की उन यात्राओं पर भी चर्चा करेंगे जिसने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का धुरी बना दिया। तो मैं महिमा सिंह, कैमरा पर्सन अंकुश पांडे के साथ, और आप देख रहे थे प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।